हाय, माई सेल्फ रितेश। कल के वीडियो में हम लोगों ने ACF के 2016 और 2017 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके 5 प्रश्नों को हल किया था, वो भी एकदम डील के साथ। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और नए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये 6वें नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न के ऊपर बोर्ड को मैंने भर दिया है सॉल्यूशन के साथ, और उससे जुड़े हुए जो अन्य सूत्र बनते हैं उन सबको मैं इसी में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो अब चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक श्रेणी परिपथ की कुल शक्ति का निर्धारण करता है। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी परिपथ की कुल शक्ति का निर्धारण करता है। यानी ये पूछ रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति किसके बराबर होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति किसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्रोत वोल्टेज व धारा के गुणनफल के बराबर होती है। शक्ति को P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू क्या होती है, वोल्टेज गुण इनटू करंट। ओके, P इक्वल टू VI होता है, P इक्वल टू VI। ये परिपथ की शक्ति बराबर विभवांतर गुणित धारा। क्लियर, तो ये इसका 4 ऑप्शन में से ये सही ऑप्शन था। अब इसको एकदम डील में करते हैं। ठीक है, कि शक्ति होती क्या है। तो कल हमने पढ़ा था ना कि किसी विद्युत परिपथ में जब हम सेल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। और धारा प्रवाह होता है किसी चालक में, तो चालक की क्या क्वालिटी होती है कि उस धारा प्रवाह का विरोध करता है। ये उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इस प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसके विरुद्ध बैटरी को धारा को बहाने में, प्रवाहित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। वहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। अगर इसी ऊर्जा क्षय को हम समय के साथ लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा क्षय होने की दर। फिर से बोल रहा हूँ, सेल लगा है, धारा प्रवाहित हुआ, चूंकि उसमें प्रतिरोध है, धारा प्रवाह में कोई रुकावट उत्पन्न हो रहा था, इसके विरुद्ध धारा को प्रवाहित करने में हमको कुछ कार्य करना पड़ा, उसी को हमने ऊर्जा क्षय कहा। अब इसी ऊर्जा क्षय को समय के साथ लें कि कितने समय में कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऊर्जा क्षय होने की दर। ठीक है, और इसी ऊर्जा क्षय होने की दर को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसी ऊर्जा क्षय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी जो परिपथ जो होगा, जो चालक होगा, ऊर्जा का जितना ज़्यादा क्षय करेगा ना, उसकी शक्ति उतना ज़्यादा होगी। जैसे कल मैं उदाहरण बताया था ना, आपका हीटर का उदाहरण दिया था। हीटर नाइट्रोम से बना हुआ रहता है, पानी गर्म करने का हीटर। तो उसमें क्या होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसको पावर सप्लाई से जोड़ते हो ना, तो धारा को बहने में, मार्ग में इतना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है कि इतनी ऊर्जा व्यय होती है, वही ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। यानी उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। एक बल्ब की शक्ति कम है और एक हीटर की शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का व्यय कर रहा है। क्लियर, तो ये आपका हो गया ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं और इसको हम सूत्र के रूप में P इक्वल टू W/T लिख सकते हैं। ऊर्जा क्षय होने की दर यानी बैटरी द्वारा कार्य करने की दर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऊर्जा क्षय होने की दर भी बोल सकते हो, या फिर बैटरी द्वारा कार्य करने की दर भी बोल सकते हो। तो P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W/T। कार्य होने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर को आप विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर, ये विद्युत की शक्ति का एक सूत्र, एक मेन सूत्र हुआ। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। और दूसरा आपका एक और सूत्र होता है, ये तो आपका हो गया कार्य और समय के सापेक्ष। ठीक है, अब एक और सूत्र होता है कि आपने क्या किया, V विभवांतर लगाया तो उसमें I धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्म में शक्ति का सूत्र होता है वोल्टेज। आपने जितना वोल्टेज लगाया है और उस वोल्टेज लगाने पर जितनी धारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो गई है, उनके गुणनफल को आप शक्ति कहते हैं। तो P इक्वल टू VI होता है। ये दो सूत्र आप एकदम अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, P इक्वल टू W/T और P इक्वल टू VI। अगर क्वेश्चन में कार्य टाइप का कुछ बोलेगा कि इतना जूल कार्य किया जाता है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे शक्ति निकालने के लिए। और उसमें अगर वोल्टेज और धारा की बात कही जाएगी तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्लियर, अब देखिए P इक्वल टू VI है। अगर हो सकता है आपके क्वेश्चन में वोल्टेज और धारा न देके प्रतिरोध की बात कर दी गई हो, तो हम जानते हैं P इक्वल टू VI, ये तो सबसे मुख्य सूत्र है। इसी में हम ओम का नियम लगा सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू RI होता है। आपको पता है ओम का नियम V इक्वल टू RI। तो कुछ नहीं है, V की जगह आप एक बार RI कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, RI करोगे तो ये I² R हो जाएगा। यानी ये मान के चलिए इस P इक्वल टू VI को हम क्या कर रहे हैं, एक बार V को R के फॉर्म में ला रहे हैं और एक बार I को R के फॉर्म में लाएंगे और हम पुट कर देना, तो दो सूत्र और बन जाएंगे। एक V और R के फॉर्म में सूत्र बनेगा और एक I और R के फॉर्म में सूत्र बनेगा। क्लियर, समझ आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, एक तो आके रहेगा, आएगा ही।
ठीक है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पहला सूत्र, P इज इक्वल टू वी आई ये मुख्य सूत्र। इनको रटो ना रटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बनाने आना चाहिए कि आप इसमें ओम के नियम से ये दोनों को बना सकें। ऐसा नहीं कि प्रतिरोध की बात हो रही है वहाँ पे वी आई लगा के बैठे हैं, ठीक है, और आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सूत्रों को तो एकदम अच्छे से याद कर लेना। अब ना शक्ति के मात्रक को भी याद कर लो। शक्ति का मात्रक होता है वाट। कहीं भी वाट दे दिया ना समझ जाना वो शक्ति की बात कर रहे हैं। और इसका बड़ा मात्रक होता है, जैसे कोई बड़े पावर सप्लाई की बात हो रही है तो उसका मात्रक किलोवाट, वाट से बड़ा होगा किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट। और 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट। और तीसरा एक और मात्रक है, चौथा हो गया 1 2 3, चौथा मात्रक एक और है अश्वशक्ति, ठीक है। पावर हाउस वगैरह में इसी का यूज किया जाता है अश्वशक्ति का। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता नहीं है, लेकिन एसीएफ जैसे इतने हाई लेवल के एग्जाम में ये ऐसा पूछे वो मुश्किल है, बट आप याद करेंगे इन सब चीज़ों को। हो सकता है आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो दिया है उसमें वो क्या कर दिया, वो मेगावाट दे दिया वो और आप उसको मेगावाट को वाट में नहीं चेंज कर पा रहे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कल मैंने बताया था ना कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन में वो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर दे देता है, उसको चेंज करना पड़ता है। और आंसर जो रहता है ना ऑब्जेक्टिव में वो एम्पियर दिया रहता है, तो चेंज करना जरूरी हो जाता है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक तो विद्युत शक्ति क्या होती है, जो चालक में ऊर्जा क्षय हो रही है ना वो विद्युत शक्ति होती है। उसके सूत्र बना दिए 1 2 और इससे 2 और बन गए, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए, तो आपका ये हो गया ऊर्जा क्षय होने की दर में विद्युत शक्ति को हमने डील में पढ़ लिया है। उसी के पहले क्या था, ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय होने की दर है विद्युत शक्ति और ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय का मात्रक भी आप लोग याद कर लीजिए। ऊर्जा क्षय में ऊर्जा का ही मात्रक है ये। ऊर्जा क्षय का मात्रक लिया जाता है किलोवाट घंटा। क्लियर। किलोवाट किसका मात्रक था, विद्युत शक्ति का मात्रक था, और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा क्षय का मात्रक है। शक्ति और ऊर्जा क्षय में अंतर है। ऊर्जा क्षय में दर लगा दूंगा तो वो शक्ति होगी, और ऊर्जा क्षय से लिख दूंगा तो एक ऊर्जा ये मान के चलिए वो ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा क्षय का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। जो मीटर वगैरह में रीडिंग के लिए हम यूनिट शब्द यूज करते हैं ना, वो उसी के लिए करते हैं, किलोवाट घंटा के लिए। इसका मात्रक होता है यूनिट, ठीक है। और जैसे ऊर्जा का न्यूमेरिकल में अगर आपको जूल में दिया हुआ है या किलोवाट में दिया है तो आप किलोवाट घंटा और जूल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके। तो ऊर्जा क्षय का मात्रक किलोवाट घंटा या इसी को यूनिट बोलते हैं, और इसी की वैल्यू होती है किलोवाट घंटा को जब आप जूल में बदलेंगे तो 3.6 × 10 की घात 6 जूल बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और इसको जब इसमें बदलना होगा तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 3.6 × 10 की घात 6 से, तो ये आपका ऊर्जा क्षय का मात्रक हो गया, ठीक है। अब कई क्वेश्चन में ना 10th की बुक में आपको देखना, आप पढ़ ही रहे होंगे 10th की बुक तो सबने प्रिफर की ही होगी, फॉरेस्ट का जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यूनिटों की संख्या का सूत्र दिया हुआ है वाट घंटा बटा 1000। ये याद करो। यूनिट क्या होता है, किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट बोलते हैं, और यूनिटों की संख्या किसको बोलेंगे, वाट। यूनिटों की संख्या निकालने अगर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में तो आपको या तो शक्ति और समय दिया जाएगा, और आप क्या करेंगे वो शक्ति यानी वाट में दिया होगा, वाट घंटा बाई 1000 करेंगे, ठीक है। और अगर वाट नहीं दिया हो, शक्ति नहीं दी हुई है, अगर उसमें आपको वोल्टेज और धारा दिया गया तो घबराएंगे नहीं। वाट का मतलब क्या होता है, V × I। शक्ति का मात्रक क्या होता है, V × I × धारा, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा, ठीक है। इसमें आप 1000 को डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। फिर से वाट घंटा बाई 1000 या वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम यानी घंटा यानी टाइम बाई 1000। ये सेकंड में नहीं लेना है, मिली एम्पियर में नहीं लेना, ये फिक्स है कि आपको इसी में लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। वाट और घंटा में लेना होगा। किलोवाट में दिया होगा तो उसको आपको वाट में चेंज करना पड़ेगा। यूनिटों की संख्या के लिए मात्रक फिक्स होंगे वाट और घंटा। क्लियर। तो ये आपका लगभग विद्युत में पूरा डिटेल नॉलेज हो गया है। देखिए छोटा सा प्रश्न था, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी विद्युत किसी परिपथ की विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है। तो इसमें दिया हुआ था स्रोत वोल्टेज व धारा के गुणनफल के, तो ये सिर्फ ये सूत्र पूछा था, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आएगा ना तो इन्हीं सूत्रों से आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ साइड में दिख रहा होगा, पिक्चर में डाल दिया हूँ, ठीक है। थ्योरी ऐसे यहाँ लिखते हुए नहीं बना, तो मैं प्रश्न को बोल भी देता हूँ।
एक घर की विद्युत लाइन में एक घर की विद्युतीय लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। एक घर की विद्युतीय लाइन है, देखिए ये मान के चलिए एक घर की विद्युत लाइन है, ठीक है। इसको क्या बोला गया, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया है। उसे 9 एम्पियर के फ्यूज तार द्वारा सुरक्षित रखा गया है। ये बोल रहे हैं घर की एक विद्युतीय लाइन है जिसमें 220 वोल्ट का पावर सप्लाई लगा हुआ है और इसे 9 एम्पियर की एक फ्यूज तार के द्वारा सुरक्षित रखा गया है तथा समांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्बों को एक साथ जलाया जा सकता है। ये विद्युत परिपथ तैयार किया गया है बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि 60 वाट शक्ति के कितने बल्बों को उस घर में एक साथ जलाया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक घर के विद्युत परिपथ को 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ा गया है तथा इस जो परिपथ है उसको 9 एम्पियर के फ्यूज तार द्वारा सुरक्षित रखा गया है। 9 एम्पियर का फ्यूज तार यानी 9 एम्पियर से ज़्यादा वो बहेगी ना तो फ्यूज तार टूट जाएगा और करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। फ्यूज तार का काम ही होता है कि वो सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये मान के चलिए यहाँ 9 एम्पियर की धारा आगे आ रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस परिपथ में 60 वाट की शक्ति के बल्ब कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। एक बल्ब की शक्ति आपको दे दी है 60 वाट। तो हमको क्या क्या इस प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला आपको दिया हुआ है पावर सप्लाई यानी वोल्टेज कितना लगा रहे हो आप 220 वोल्ट। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 9 एम्पियर, क्योंकि फ्यूज तार कंफ्यूज मत होना कि जो बोल ये दिया गया है कि फ्यूज तार जो है वो 9 एम्पियर का फ्यूज तार द्वारा सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। फ्यूज तार के बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, V और I दिया हुआ है, शक्ति पर आधारित प्रश्न है तो शक्ति का सूत्र आपको पता है, शक्ति के 3-4 सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ वोल्टेज और धारा दे दिया तो आप सीधा लगा देंगे P = VI, तो V × I का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको प्रश्न में और क्या दिया हुआ है, एक बल्ब की शक्ति यानी ऊर्जा क्षय होने की दर कितनी है 60 वाट, और आपको क्या निकालना है बल्बों की संख्या। सीधी सी बात है, 220 वोल्ट वोल्टेज है, 9 एम्पियर धारा है, आप इस परिपथ की टोटल शक्ति निकाल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल शक्ति निकल जाएगी। अब ये शक्ति व्यय होनी है कितने बल्बों में, एक बल्ब जलता है तो 60 वाट की शक्ति को वो खर्च करता है, और टोटल हमारे पास कितनी शक्ति है 220 गुणित 9 एम्पियर की शक्ति है, तो यहाँ कितने बल्ब जलेंगे। सीधी सी बात है, टोटल शक्ति को एक बल्ब की शक्ति से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने बल्ब हम जला सकते हैं, ठीक है। तो आपके बल्बों की संख्या कैसे निकाली जा सकती है, बल्बों की संख्या = टोटल शक्ति यानी 220 गुणित 9, क्योंकि शक्ति बराबर होता है VI बटे एक बल्ब की शक्ति 60, इसको डिवाइड आप करोगे तो आएगा 33, ठीक है। तो उस प्रश्न का जो आंसर है, दिए गए प्रश्न का आंसर 33 है। समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया है, सबसे पहले टोटल शक्ति निकाल लेना, उसके बाद उस घर में कितने बल्ब लगाए, बोल रहा है कि ये पूरी शक्ति खत्म हो जाए, तो एक बल्ब कितनी शक्ति खत्म करता है 60 वाट दिया हुआ है प्रश्न में, तो टोटल शक्ति से उस एक बल्ब की शक्ति को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ये समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं, देखो इसको शक्ति जो मिल रही है, यहाँ से जो शक्ति आ रही है, धारा आ रही है, तो सब में बराबर बराबर बटी कि नहीं बटी, इसलिए उसको डिवाइड कर दी कि सबको 60-60-60 ही मिल रहा होगा, क्लियर। और इसी प्रश्न को अगर थोड़ा चेंज कर देना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दे, जैसे घरों में सजावट की जो झालरें होती है ना, वो ना श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना मैं कल के वीडियो में बताया था, तो एक के बाद एक जोड़ोगे तो उसको श्रेणी क्रम बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें शक्ति निकालने के लिए आपको सबकी शक्ति को जोड़ना पड़ेगा, P = P1 + P2 + P3, क्लियर। तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी में एक शब्द आ गया फ्यूज तार के द्वारा इस परिपथ को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो फ्यूज तार क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्यूज तार, देखिए फ्यूज तार जो है ना उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का एक वायर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, फ्यूज तार जो है बहुत IMP है, कई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फ्यूज तार क्या होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का एक वायर है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध यानी इसकी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोध ज्यादा होती है यानी जब इसमें धारा बहेगी तो ये जल्दी गर्म होगा, और इसका गलनांक ना बहुत कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा और गलनांक बहुत कम। अब देखो बहुत गर्म हुआ, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण जल्दी ही गर्म हो गया, और गर्म होकर टूटेगा तभी तो आगे करंट बहने से रुकेगी ना। जैसे हमको घर के उपकरणों को सुरक्षित करना है, हमारे जो घर के उपकरण होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर की धारा वो ले सकते हैं, ठीक है। घरों में जो उपकरण हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर की धारा को वो ले सकते हैं। मान लीजिए पावर सप्लाई से ज़्यादा करंट आ रही है, तो आपके घर में जो फ्यूज वायर लगा रहता है ना वो क्या करते हैं, उसको 5 एम्पियर चाहिए। अगर 5 से वो अचानक 7 आना चालू हो गई तो क्या होगा, गर्म होगा।
और गर्म होने के बाद उसका गलनांक इसलिए कम रखा जाता है कि गर्म होकर वो जल्दी टूट जाए, ताकि वो जो करंट है ना विद्युत उपकरण टीवी फ्रिज आदि तक नहीं पहुंचे, नहीं तो वो जल जाएंगे या उसके सर्किट जल जाएंगे। तो फ्यूज तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ताकि वो जल्दी गर्म हो, और कम गलनांक, ताकि गर्म होकर जल्दी टूट जाए। तो ये फ्यूज तार की क्वालिटी होती है, ठीक है। फ्यूज तार किसी मिश्र धातु से बनी होती है, आप जीके में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए हमारा आगे का प्रश्न है, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एनोड और कैथोड, वही बात बोल रहे हैं। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब, विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब सेल, आंसर है ये, खुले परिपथ में हो। फिर से बोल रहा हूँ, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है ना, वो विद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है पूछ रहे हैं। आंसर है जब खुले परिपथ में हो, सेल जो है खुले परिपथ में हो, यानी वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहा हो, यानी उससे वायर जोड़नी नहीं हुई हो, ठीक है। तो इसका ना आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत लंबा है। कल एक क्वेश्चन में पढ़ाया था ना कि विद्युत वाहक बल का माप की इकाई क्या होती है, तो मैं क्या बोला था, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, किसी चालक के सिरों पर अधिकतम प्रतिरोध को ही, अधिकतम वोल्टेज को ही, अधिकतम विभवांतर को ही उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर अधिकतम विभवांतर को ही उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अधिकतम विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल, कल मैं बताया था। तो यहाँ पे ना एक चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं ये भी बोला था कि अगर सेल परिपथ में जुड़ा हुआ होगा तो कभी कभी विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और कभी कभी विभवांतर जो है ना विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। तो वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, ये सूत्र याद कर लीजिए, ये है सेल के सिरों पर विभवांतर V। सेल लगा यहाँ पे, एक विद्युत परिपथ में बना दिया हूँ जिसका प्रतिरोध R है। अब देखो सेल में क्या होता है, अंदर विद्युत अपघट्य भरे हुए रहते हैं, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेल आप लोग पढ़े हुए हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य लगा हुआ भरा हुआ रहता है। तो अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाहर का प्रतिरोध R होता है, लेकिन सेल में जो मटेरियल भरा हुआ है उसका भी तो कोई ना कोई प्रतिरोध होगा ना। तो उस प्रतिरोध को हम स्मॉल r मान लिए हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान से, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक यानी सेल के अंदर, क्योंकि देखो सेल आप लिए हो तो परिपथ का जो पूरी करंट बहेगी वो कैसे बहती है, यहाँ प्लस से चालू होगी, शुरुआत होगी, और ये ऐसा बहते हुए माइनस में आएगी, फिर यहाँ खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, उसको अपना सर्कल तो पूरा करना है, तो अंदर भी ये बहती है। तो ये प्रतिरोध जो है ना R, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला याद करना, V क्या है, सेल के सिरों के विभवांतर, और E क्या है, उस सेल का विद्युत वाहक बल, ये फिक्स रहता है, ठीक है। माइनस I इंटू R, ये होता है आपका संबंध होता है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध का सूत्र है, ठीक है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, ये स्मॉल आर रहता है, बाहर वाला आर नहीं है, स्मॉल आर रहता है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब सेल खुले परिपथ में होगा, खुले परिपथ में होगा यानी जब वायर्स की कनेक्ट नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपका I इज इक्वल टू 0 हो गया, करंट 0 हो गया, तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो वही बोल रहा है, जब सेल खुले परिपथ में होगा, कोई वायरिंग का कनेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाता है। बट अगर इसमें से हम धारा लेते हैं, सर्किट को फिट करते हैं, तो इसमें धारा बहने लगेगी, यानी I की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और I की वैल्यू होगी यानी इस टर्म का कोई ना कोई मान होगा, और इस टर्म का कोई ना कोई मान होगा, तो उसको जब हम E में घटाए हैं तब हमारे पास V प्राप्त हुआ है। तो जब सेल से परिपथ से विद्युत धारा ली जाती है, यानी मतलब जब यह बंद परिपथ में होता है तो जो V है ना वो हमेशा E से कम होगा, क्योंकि E में कुछ ना कुछ आप घटाए हो, I की कुछ वैल्यू आएगी, I की कुछ वैल्यू आएगी, का मतलब इसका कोई ना कोई मान है, इसका कोई ना कोई मान है, का मतलब आपने इसमें से इसको घटाया है तब जाके V आया है, मतलब V हमेशा छोटा होगा E से। जब V हमेशा छोटा होगा E से जब ये बंद परिपथ में होगा। तो बस इतना याद रखो, जब I इज इक्वल टू 0, जब सेल खुले परिपथ में हो तो E बराबर हो जाता है V के, और जब I की कोई वैल्यू होगी यानी बंद परिपथ में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो E हमेशा ग्रेटर होगा V से। तो हमारा आज ये 4 क्वेश्चन हुआ है, एकदम डील में पढ़े, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा, और कल के 5 क्वेश्चन हुए थे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और
कम से कम फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो बनाना वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत समय देना पड़ता है इसके लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्रचार तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक मदद के तौर पे मैं जितनी सहायता कर सकूं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ठीक है। मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी फिजिक्स है और मैंने सेट क्वालिफाई किया हुआ है। अगर फॉरेस्ट के पेपर की बात मैं करूं तो फॉरेस्ट के पेपर में देखिए फिजिक्स तो टफ आएगा और उसमें न्यूमेरिकल आएगा। और अगर राज्य में हमारे जो शिक्षा का एक शिक्षा प्रणाली अगर की मैं अगर बात करूँ मेरे विषय में, फिजिक्स विषय में, तो देखिए ऐसा होता है कि हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कभी भी हमको न्यूमेरिकल की इतनी पढ़ाई नहीं कराई गई, सब थ्योरी पढ़ाते गए। और जब पूरी डिग्रियां हासिल हो जाती है तो जब आपको हायर एग्जाम दिलाने पड़ते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे वो नेट हो या प्रोफेसर बने जो भी हो, चाहे एसीएफ या लैब तक का पेपर आप लोग देख लो, तो उसमें क्या हुआ था, सब न्यूमेरिकल से हमारा सामना होता है, युद्ध करना पड़ता है उस न्यूमेरिकल से। तो वही बात हो जाती है कि एजुकेशन सिस्टम अलग तरीके का है और वो उनकी डिमांड अलग तरीके की है। पढ़ाते आप थ्योरी है लेकिन आप डिमांड करते हैं न्यूमेरिकल की। तो इन्हीं सब समस्याओं से जिससे मैं वाकिफ हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस समस्याओं से का समाधान मिले और बहुत प्रगति आप लोग करें। कंपटीशन बहुत हाई है लेकिन तैयारी करेंगे तो आप उस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स, बाय।